स्मोकिंग हमने कहा मोस्ट कॉमन कॉज एम्फाइसीमा का, तो स्मोकिंग की वजह से रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सेंट्रल एसिनल एम्फाइसीमा होगी, जो कि अपर लोब्स में बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है ये भी रेयर कॉज एम्फाइसीमा का, ये चौथा पॉइंट है। इसमें देखते हैं, तो हमने कहा कि एंटी प्रोटीएज जो है कम होंगे, नहीं होंगे अगर, तो एयर सैक जो है वो वल्नरेबल होंगे टू द प्रोटीएज मेडिएटेड डैमेज। ठीक है, नंबर 2 रिजल्ट्स इन द पैन एसिनल एम्फाइसीमा, एटीटी की डेफिशिएंसी, A180 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, पैन एसिनल होगी और ये सीवियर होगी लोअर लोब्स में। तीसरा ये कि लिवर सिरोसिस भी जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। एक तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है वो मिसफोल्डिंग या फिर म्यूटेटेड प्रोटीन की वजह से होती है। नंबर 2 म्यूटेंट जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्यूमुलेट कर जाता है हमारे हेपेटोसाइट्स में, तो वो जाके ना हमारे लिवर को डैमेज करता है, म्यूटेंट वाला। तीसरा कि बायोप्सी में हमें पिंक कलर के नज़र आएंगे, PAS पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन में जो है पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलेंगे हमें इन द हेपेटोसाइट्स। अगर 9.9 फिगर हम देखें तो यहाँ पे हमें शोन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की एक्यूमुलेशन हो गई है इन द हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये हमें ये नज़र आ रहे हैं ग्लोब्यूल्स। चौथा पॉइंट है कि डिजीज़ की जो सिवियरिटी है ना एम्फाइसीमा की, वो बेस्ड है ऑन द डिग्री ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। कितनी डेफिशिएंसी उस हिसाब से सिवियरिटी होगी। प्रोटीएज इनहिबिटर M जो है ना, ये नॉर्मल अलील होता है, 2 कॉपीज़ यूजुअली एक्सप्रेस होती हैं एज प्रोटीएज इनहिबिटर MM। ठीक है, अब दूसरा प्रोटीएज इनहिबिटर Z जो है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकली रेलेवेंट ये म्यूटेशन है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा, सिग्निफिकेंटली लो लेवल मिलेंगे हमें सर्कुलेटिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के, क्योंकि इसमें म्यूटेशन आ गई। अब प्रोटीएज इनहिबिटर MZ हेट्रोजाइगोट्स जो है ना, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, इनमें जो है कम लेवल पाए जाते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के। हाउएवर इनको जो है ना सिग्निफिकेंट रिस्क होता है एम्फाइसीमा का विथ स्मोकिंग एग्जिस्ट। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर ZZ, अब जो ये होमोजाइगोट्स हैं, अब इनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है पैन एसिनल एम्फाइसीमा का, होमोजाइगोट्स क्योंकि हैं, और इनमें सिरोसिस का भी। ठीक है, अब 5वां कॉज देख लेते हैं एम्फाइसीमा का। क्लिनिकल फीचर्स जो है ना एम्फाइसीमा के, अभी क्लिनिकल फीचर आ गए, तो उसमें हमने पढ़ा डिस्निया होगा, कफ होगी विथ मिनिमल स्पूटम। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी विथ पर्स्ड लिप्स, जिसको हम पिंक पफर्स कहते हैं। पर्स्ड लिप होते हैं कि मतलब नाक से वो सांस ले रहा हो और मुंह से मतलब छोड़ रहा हो। ठीक है, और उनकी एक्सपायरेशन जो वो भी प्रोलॉन्ग्ड होगी। ये जो हमने बेसिक से भी पढ़ा, एक तो पिंक पफर्स होते हैं, दूसरे ब्लू ब्लोटर्स। तो एम्फाइसीमा पिंक पफर्स होते हैं, उनमें हमने पढ़ा कि बैरल चेस्टेड होते हैं ये लोग, और डिस्निक भी होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन मिलेगी हमें, हंच्ड ओवर इस तरह पोजीशन में बैठे होंगे, और ना अपने पर्स्ड लिप्स से ब्रीथ कर रहे होंगे। ठीक है, ब्लू ब्लोटर्स की बात करें तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है, इनको कफ होगी, डिस्निया होगा ऑन एक्सर्शन, हाइपरकिप्निया, हाइपोक्सीमिया, और माइल्ड इनको साइनोसिस होगी। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर उनमें हमें वेट लॉस मिलेगा एम्फाइसीमा में। चौथा, हमें ना एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसको हम कहते हैं बैरल चेस्ट। ठीक है, इस फिगर में भी देख लें, यहाँ पे एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा हुआ है एम्फाइसीमा में चेस्ट का, जो है बैरल चेस्ट। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया जो है ना, क्यों होगी, क्योंकि ना कैपिलरी की रेस्ट्रिक्शन हो गई है एल्वियोलर सैक में, और कोर पल्मोनरी भी जो है, ये भी लेट कॉम्प्लिकेशन जो हमने बेसिक में भी देखी। दैट्स इट, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। अभी हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना, ये डायग्नोज होता है क्लिनिकल ग्राउंड्स पे, कि ये डिफाइन हुआ है, इसमें प्रेजेंस होती है परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ हो रही होती है, मतलब प्रोडक्टिव वाली कफ, और मुसलसल होगी, परसिस्टेंट होगी, और एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव महीनों से होगी, इन एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव ईयर्स, तकरीबन 3 महीनों से लगातार होगी परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ, और 2 सालों से होगी। ठीक है, एटलीस्ट। तो ये जो है ये कॉमन होता है सिगरेट स्मोकर्स में, अर्बन ड्वेलर्स में, और स्मोक रिडन सिटीज़ में, यानी वो सिटीज़ जहाँ पे स्मोक होती है। ठीक है, कुछ स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि 20 से 25% मेन और 40 से 65% की जो ओल्ड एज ग्रुप की जो है, उनको ये डिज़ीज़ होती है। अर्ली स्टेज ऑफ डिज़ीज़ में जो खांसी होती है ना, वो बढ़ती जाएगी, उसमें मतलब म्यूकोइड हमें स्पूटम मिलेगा, लेकिन एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उनको हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे के भी हमें एविडेंस मिले हैं, विथ इंटरमिटेंट उनमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है और वीजिंग होती है, जिसको हम ये कंडीशन है ये अस्थमा की, तो इसको हम एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जबकि बाकी जो पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ में हमें ब्रोंकाइटिक पेशेंट्स में जो है हमें स्पेशली जो हैवी स्मोकर्स हैं, वो डेवलप कर जाते हैं क्रॉनिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यूजुअली विथ एसोसिएटेड एम्फाइसीमा, यानी COPD, यानी वो इंस्पायर तो हो गया, अब उनकी जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और एक्सपायरेट नहीं कर पाते।
अब आते हैं पैथोजेनेसिस पे। तो जो डिस्टिंक्टिव फीचर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का वो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन हो जो कि लार्ज एयरवेज में शुरू हो, मतलब जो हाइपर सिक्रीशन म्यूकस की जो है वो बड़े जो एयरवेज हैं उनमें होना शुरू हो। आल्दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है इसमें सिगरेट स्मोकिंग होता है। बाकी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी जो है करवाते हैं ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन ज़्यादातर जो सिगरेट स्मोकिंग। अब इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स जो है हाइपरट्रॉफी करवा देते हैं असल में हमारे म्यूकस ग्लैंड्स की, जो हमारी ट्रेकिया में होते हैं और ब्रोंकाई में, एज वेल एज वो बढ़ा देते हैं म्यूसिन सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स को इन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ द स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमारे बड़े एयरवेज हैं जैसे कि ट्रेकिया हो गया और जो ब्रोंकाई है इनमें जो हमारी म्यूकस ग्लैंड है उनकी हाइपरट्रॉफी हो जा रही है इन इरिटेंट से। इसके अलावा जो हमारे छोटे एयरवेज हो गए, ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, उनमें जो है ना म्यूसिन सिक्रीटिंग जो हमारे गॉबलेट सेल्स है ना इन द एपिथेलियल सरफेस वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, वो सेल्स ज़्यादा हो गए। अब इसके अलावा ये इरिटेंट्स जो है आल्सो क्या करवाएंगे, इन्फ्लामेशन करवाते हैं, जिसमें क्या होगा, मैक्रोफेजेस की इन्फिल्ट्रेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स की और लिम्फोसाइट्स की। इन कॉन्ट्रास्ट विद द एस्थमा, यूजिनोफिल्स जो है वो नहीं देखे जाते इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे यूजिनोफिल्स नहीं मिलेंगे जबकि एस्थमा में होता है। Whereas the defining mucus hyperreaction is primarily a reflection of involvement of large bronchi, the airflow obstruction in the chronic bronchitis results from number one, एक तो small airway की disease हो, इस वजह से airflow की obstruction हो रही है। ठीक है, हमने तो ये तो कहा कि म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन तो हो रही है, वो तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हो रही है, लेकिन एयरफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है? तो उसकी वजूहत ये है कि एक तो स्मॉल एयरवे की कोई डिजीज़ हो जो इंड्यूस हो बाय द म्यूकस प्लगिंग ऑफ द ब्रोंक्यूलर लूमेन, म्यूकस यानी प्लगिंग हो जाए हमारी ब्रोंक्यूलर लूमेन की, उसमें म्यूकस का प्लग आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए स्मॉल एयरवे की, और ब्रोंक्यूलर वाल की फाइब्रोसिस हो जाए। ठीक है, इन वजह से ना एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। नंबर 2, कोई को एग्जिस्टेंट इम्फासीमा हो सकती है जिसकी वजह से जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, को एग्जिस्टेंट इम्फासीमा की वजह से। इन जनरल वाइल स्मॉल एयरवे डिजीज़ यानी कि जो क्रोनिक ब्रोंक्यूलाइटिस होती है, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली माइल्ड एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि क्रोनिक ब्रोंक्यूलाइटिस जो है ना, यानी हमारी स्मॉल एयरवे की डिजीज़, ये जो है ये इम्पोर्टेंट अर्ली ये कंपोनेंट है अर्ली माइल्ड, इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी माइल्ड वाली। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें सिग्निफिकेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय एम्फाइसीमा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होगी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ये पोस्टुलेट हुआ है कि मैनी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इरिटेंट, उनका इफेक्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे जो है ना वो मीडिएट होता है लोकल रिलीज ऑफ साइटोकाइंस से, जैसे कि इंटरल्यूकिन 13 हो गया, इंटरल्यूकिन T3 फ्रॉम द टी सेल्स एंड इनेट जो हमारे लिम्फोइड सेल्स होते हैं उनमें से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द म्यूसिन जीन इन द ब्रोंकायल एपिथेलियम एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल इलास्टेज आर इंक्रीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक। इलास्टेज भी बढ़ गया, म्यूसिन भी बढ़ रहा है प्रोडक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है ना वो भी प्रेजेंट होता है अक्सर, लेकिन उसको जो सेकेंडरी रोल होता है। ठीक है, चीफली बाय मेंटेनिंग द इन्फ्लामेशन एंड एक्सेबरेटिंग द सिम्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यही रोल है। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। जैसा कि ग्रॉस स्पेसिमेन में देखा गया है, तो जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारे लार्जर एयरवेज की, तो उन लार्जर एयरवे की लाइनिंग जो है हाइपरेमिक हो जाएगी, हमें मिलेगी हाइपरेमिक और स्वॉलन बाय द इडिमा फ्लूइड की वजह से। ठीक है, और वो कवर हुई होगी लेयर ऑफ म्यूसिनस या फिर म्यूकोपरुलेंट सिक्रीशंस के साथ, म्यूकस और पस वाली सिक्रीशंस उसके ऊपर होंगी उन लार्ज एयरवेज पे। ठीक है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की स्पेसिमेन की बात हो रही है। अब ये लार्ज वाली जो है हो गए एयरवेज। अब स्मॉल जो ब्रोंकाई होंगे, स्मॉलर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, वो सिक्रीशंस के साथ फिल हुए हुए हो सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक फीचर क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का? ट्रैकिया में और जो लार्ज ब्रोंकाई हैं उनमें हमारे जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं ना वो बड़े बड़े हो जाएंगे, इन लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम फिगर भी देखें तो इस 13.9 में देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें ब्रोंकस का लूमन जो है वो अबव दिखाया गया है,
नोट करें यहाँ हमें मार्क्ड थिकनिंग मिल रही है इन म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की, जो कि ट्वाइस नॉर्मल है, और स्क्वामस मेटाप्लेजिया भी हमें नज़र आ रहा है लंग एपिथेलियम का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का कि म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन साइज is assessed by ratio of thickness of the submucosal gland layer to that of the bronchial wall. The Reed index normally is 0.4. रीड इंडेक्स क्या है कि अब जो कैसे हमें पता चलेगा कि ये बड़ा हुआ है साइज़ का, जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसके साइज़ का, बड़े हुए साइज़ का, वो हम कैसे असेस करेंगे, हम रेशो निकालेंगे किस चीज़ का, एक तो थिकनेस का ऑफ द सब म्यूकोजल ग्लैंड लेयर, कितनी वो सब म्यूकोजल ग्लैंड लेयर मोटी है, कितनी उसकी थिकनेस का, टू दैट ऑफ द ब्रोंकाइल वॉल के साथ। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है वो 0.4 नॉर्मल होता है। उस रेशो से हमें जो है इस रीड इंडेक्स हम इसको कहते हैं, हमें पता चलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज साइज़ का। अब वेरिएबल नंबर ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, लार्जली लिम्फोसाइट्स जो है ना, और जो मैक्रोफेजेस हैं, लेकिन कभी कभार जो है एडमिक्स न्यूट्रोफिल्स, ये भी हमें फ्रीक्वेंटली नज़र आएंगे हमारे ब्रोंकाइल म्यूकोजा में। क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस, जिसको हम स्मॉलर एयरवे डिजीज़ कहते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, ये ब्रोंकाइटिस नहीं है, आपने देखना है, गौर करना है, तो इसको स्मॉलर एयरवे डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो गोबलेट सेल हैं उसका मेटाप्लेजिया हमें मिलेगा, म्यूकस प्लगिंग होगी, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस भी देखी जाती है। सीवियर केसेस में कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो सकती है ऑफ द लूमेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की वजह से यानी कि वो लूमेन जो है वो बंद हो सकता है, कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो सकता है, तो हम उसको कह देंगे ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। ये सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है जो कि लीड करती है टू ल्यूमिनल नैरोइंग एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एम्फाइसीमेटस चेंजेस जो है वो ऑफन को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो कोर्स है ना वो क्वाइट वेरिएबल होता है। कुछ पेशेंट्स जो है उनको खांसी होगी और स्पूटम की प्रोडक्शन जो है वो परसिस्ट करेगी इनडेफिनेटली विदाउट वेंटिलेटरी डिसफंक्शन, जबकि बाकी जो पेशेंट हैं कुछ तो उनमें जो है वो COPD डेवलप कर जाएंगे, वो विद सिग्निफिकेंट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उनको मार्क्ड बाय हाइपरकैप्निया होगा, हाइपोक्सीमिया और साइनोसिस। पेशेंट्स जिनको मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है और COPD भी होती है, तो उनको जो है ना फ्रीक्वेंट एक्सेवरेशंस होती हैं, मोर रैपिड डिजीज़ उनकी प्रोग्रेस करेगी जल्दी जल्दी से, और पुअर आउटकम्स मिलेंगे देन दोज विथ एम्फाइसीमा अलोन, यानी बनिस्बत उनके जिनको सिर्फ एम्फाइसीमा है। लेकिन जब जिनको COPD और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों ही हैं, यानी एम्फाइसीमा और, तो फिर उनके लिए जो है ये जल्दी जल्दी से ये बीमारी आगे की तरफ बढ़ेगी, एक्सेवरेशंस होंगी, आउटकम पुअर होंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ जो है उसमें क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा, डेवलपमेंट होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर होगा, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। अब हम समरी देख लेते हैं। हमने इस टॉपिक में पढ़ा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हमने कहा कि ये परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ होती है जो कि 3 कंसेक्यूटिव महीनों के लिए होती है और एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव सालों तक रहती है। सिगरेट स्मोकिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर होता है और एयर पोल्यूटेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो लार्जली रिजल्ट करती है फ्रॉम स्मॉल एयरवे डिजीज़ से, यानी क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से, और अगर को एग्जिस्टेंट एम्फाइसीमा हो। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि इनलार्जमेंट म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड की, गोबलेट सेल का मेटाप्लेजिया और ब्रोंक्यूलर वॉल की फाइब्रोसिस भी हमें मिलती है। दैट्स इट। अब ये टॉपिक हम इरफान मसूद से भी कर लेते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हमने वही सेम बात रिपीट हो रही है, अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि परसिस्टेंट कफ होती है स्पूटम की प्रोडक्शन के साथ, जो कि 3 महीनों तक एटलीस्ट होती है इन 2 कंसेक्यूटिव सालों तक। इस वजूहत स्मोकिंग भी है, दूसरी सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। अब ये वजूहत थोड़ी सी न्यू आ गई। अब सिलिका डस्ट की वजह से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स भी जो अब इसमें नहीं लिखा हुआ। मॉर्फोलॉजी हमने देखी, यहाँ भी देख लेते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी एयरवेज की, उनमें हमें लिम्फोसाइट्स जो हैं मिलेंगे एयरवेज में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जाहिर सी बात है ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन होती है एयरवे। इसके अलावा नैरोइंग मिलेगी ब्रोंकियोस की। नैरो क्यों हो गए, क्योंकि गोबलेट सेल्स का ना मेटाप्लेजिया हो गया और उसके अलावा म्यूकस ने भी आके उसको प्लग कर दिया है, तो नैरो हो गए ब्रोंकियोस। इसके अलावा ब्रोंकाइल स्क्वामस मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया मिलेगा हमें। ब्रोंकोलाइटिस ओब्लिट्रेंस, यानी कि ओब्लिट्रेशन हो जाए ल्यूमेन की, क्यों हो जाए, फाइब्रोसिस की वजह से। अब ये ब्रोंकोलाइटिस ओब्लिट्रेंस सीवियर केसेस में हो जाए, फाइब्रोसिस की वजह से वो ल्यूमेन छोटा हो जाता है, स्कार बन जाता है ना।
इसके अलावा हाइपरट्रोफी ऑफ द ब्रोंकाइल म्यूकस ग्लैंड हमें मिलेगी, जो यानी रीड इंडेक्स जो है ना वो बड़ा हुआ होगा। रीड इंडेक्स हमने कहा नॉर्मल 0.4 होता है। इसका रेशियो जो है वो कैसे निकलता है, थिकनेस म्यूकस ग्लैंड के लेयर की टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ द सीओपीडी। सीओपीडी में हमने कहा 2 आ जाती हैं, एक तो ब्रोंकाइटिस और दूसरी एम्फाइसीमा, तो दोनों हो गई हैं। इस फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें सिम्टम्स भी मिलते हैं, साइंस भी। तो सिम्टम्स में क्या मिलेगा हमें, यानी जो पेशेंट्स को होते हैं सिम्टम, साइन वो होते हैं जो कि हम नोट करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो उसको क्रॉनिक कफ होगी और ना उसको स्पूटम की प्रोडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये इसकी कंप्लेन होगी। डिस्निया होगा जो कि एक्सर्शन के फॉर्सन हो रहा है, और इसके अलावा इंटरमिटेंट एक्सेबरेशंस। रिस्क फैक्टर ये है कि एक तो वो सिगरेट स्मोकर है, दूसरा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। अब साइंस की बात करें तो हमें बैरल चेस्ट मिलेगी, यानी कि उसकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ना जिसका वो बढ़ा हुआ होगा सीओपीडी में। दूसरा हाइपर रेजोनेंस डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड हमें मिलेगी। एक्सपायरेटरी जो फेज़ है वो उसका बढ़ा हुआ होगा। ब्रोंकाई वीजिंग, ये रोंचाई नहीं रोहनचाई है, ये लो पिच साउंड होती हैं जो कि हम सुनते हैं जब जैसे ही ब्रीदिंग आउट होती है, एक्सपायरेशन के दौरान सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा यानी वीजिंग वगैरह भी मिल सकती है। दूसरा इसके अलावा साइन है डायाफ्रामेटिक एक्सक्लूजन जो है वो कम हो जाएगी। डायाफ्रामेटिक एक्सक्लूजन का मतलब है कि डायाफ्राम जो है ना वो अपनी पोजीशन से चेंज करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है वो करता है 2 से 3 सेंटीमीटर जितना अपनी नॉर्मल पोजीशन से डायाफ्राम जो है वो एक्सक्लूजन करता है। 3 to 5 सेंटीमीटर यानी कि इसकी जो नॉर्मल डायाफ्रामेटिक एक्सक्लूजन होती है। इसके अलावा हमें जो साइन क्या मिलेगा, वेट लॉस और कैचेक्सिया। ठीक है, ये सीओपीडी के साइंस हो गए। अब पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट क्या होता है, पीएफटीज, ये ना डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ऑफ द चॉइस, डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी हम देखते हैं इसमें। इसके अलावा नेगेटिव मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू एस्थमा। एंड डीएलसीओ यानी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न जो है ऑन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट प्लस डिक्रीज्ड डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है दोनों हमें एम्फाइसीमा में मिलेंगे। ठीक है, ये डीएलसीओ होता है क्या, ये एक्सटेंट होता है जिसमें मतलब हमें पता चलता है कि कितने एक्सटेंट तक जो है वो ऑक्सीजन जो है पास कर रही है एयर सैक ऑफ द लंग से लेके टू द ब्लड तक। ठीक है, तो इसमें इससे एक तरह से हम ये चेक कर रहे होते हैं, हमारे लंग की जो है लंग्स की एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं गैस को इंस्पायर्ड एयर से ब्लड की तरफ, तो उसको ये डीएलसीओ टेस्ट होता है। तो अगर ये हमें कम मिला और ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिला हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है एम्फाइसीमा का है। इसके अलावा हमें अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में प्लस नेगेटिव मीथाकोलिन टेस्ट मिलेगा, नेगेटिव विथ नॉर्मल डीएलसीओ, तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। मेथाकोलिन टेस्ट क्या होता है कि इसमें ना हमें मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर देता है, और फिर जो है उसकी वजह से जो है ब्रोंकाइल एयरवे की हाइपर रिएक्टिविटी और अस्थमा जो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मेडिसिन लेने से जो है ना हमारे ब्रोंकाइल एयरवे जो है ना वो नैरो हो जाते हैं। तो डिग्री ऑफ नैरोइंग उसके बाद हम जो है वो उसको मेजर करते हैं स्पायरोमीटर की मदद से, तो इसको मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। तो अगर वो हमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है, नेगेटिव है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव का मतलब है कि 20% से ज़्यादा जो है हमारा कम हुई है ब्रीदिंग एबिलिटी। ठीक है, अगर 20 तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस लाइन से जो है ना हमारी एबिलिटी जो है लंग की कम हो चुकी है और ज़्यादा 20% कम हो गई है टू ब्रीदिंग एबिलिटी जो है वो कम हो चुकी। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट जो है सजेस्ट करता है कि हमारे जो लंग है वो रिएक्टिव हैं और ये अस्थमा की डायग्नोसिस होती है। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि अस्थमा नहीं है। तो अगर हमें मेथाकोलिन टेस्ट नेगेटिव मिल रहा है और ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है, इसके अलावा डीएलसीओ जो है वो भी गैस एक्सचेंज वाला वो भी हमें नॉर्मल मिल रहा है, तो इसका मतलब है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में और मेथाकोलिन पॉजिटिव है, मैंने बताया ना पॉजिटिव अस्थमा में होता है, और नॉर्मल डीएलसीओ है, तो इसका मतलब अस्थमा है। ठीक हो गया, तो ये आपने ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट याद रखने हैं। उसके अलावा हम करते हैं लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स में हम सीबीसी करवाते हैं, उसमें हमें जो है सीओपीडी में हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ होता है पेशेंट का, अप्रोप्रिएट है पॉलीसाइथीमिया फ्रॉम द टिश्यू हाइपोक्सिया। ईसीजी में हमें क्या मिलता है, राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी होती है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक हो गया, इस तरह हमने एम्फाइसीमा में पढ़ा और वो आगे जाके पल्मोनरी सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कोर पल्मोनल करवा देता है, हार्ट फेलियर।
तो ठीक है, इस तरह से। और चेस्ट एक्सरे भी हम करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो है हमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे, क्योंकि COPD है, ऑब्स्ट्रक्शन में मसला, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो बाहर नहीं निकल पा रही है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है। डायफ्राम फ्लैटेंड मिलेगा हमें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल डायफ्राम तो ये डोम शेप का होता है, तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं कि वो हमें फ्लैटेंड डायफ्राम इस तरह मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल ट्यूबुलर हार्ट हो जाएगा, स्मॉल सा, और इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर यानी बैरल चेस्ट मिलेगी। अब ट्रीटमेंट हमने क्या देना है COPD में? एक तो हमने मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करना है, स्मोकिंग की सेसेशन करवा देनी है, और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। इंडिकेशंस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 55 मिलीमीटर मर्करी, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड जो है वो लेस देन 88%, ठीक है। ईयरली हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देनी है, और 5 ईयरली न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देखें, जैसे कि आइप्राट्रोपियम हो गया, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इनहेल्ड स्टीरॉयड्स एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ये हम दे सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं COPD की? रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनरी विद कार्डियक फेलियर और लंग कैंसर। देन समरी देख लेते हैं हम। तो हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को कंपेयर करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना 40 से 45 ईयर्स की एज में होता है, लेकिन एम्फाइसीमा 50 to 75। डिस्निया इसमें माइल्ड सा होगा, लेट ऑनसेट का, लेकिन एम्फाइसीमा में हमने पढ़ा कि सिवियर डिस्निया होता है और वो अर्ली ऑनसेट का होता है। कफ इसमें कॉपियस स्पुटम वाली होगी और अर्ली कफ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इसमें लेट होंगी कफ और ये स्कैंटी स्पुटम के साथ होगी। इन्फेक्शन जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कॉमन है, लेकिन एम्फाइसीमा में ओकेजनली इन्फेक्शन होगा। कोर पल्मोनल हमने एम्फाइसीमा में पढ़ा नॉर्मल है और रेयर है, सॉरी, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कोर पल्मोनल जो है वो कॉमन है। एयरवे की रेजिस्टेंस भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बढ़ी हुई होगी, इसमें जो है नॉर्मल होगी। इलास्टिक रिकॉइल नॉर्मल होगा, लेकिन एम्फाइसीमा में रिकॉइल ही नहीं हो पाता। इनको हम ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं, इनको पिंक पफर्स कहते हैं। अपीयरेंस होगी इसे ओवर वेंटिलेशन की वजह से पिंक पफर। साइनोसिस इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। ये स्टॉकी होंगे, ये थिन होंगे, मोटे से होंगे, ये पतले होंगे। और चेस्ट एक्सरे की बात करें तो उसमें प्रोमिनेंट वेसल्स हमें मिलेंगी, लार्ज हार्ट, जबकि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होगी और हार्ट छोटा सा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समरी है इस सारे की। पैथोलॉजी से देख लेते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा कि क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ हो जो कि 3 महीनों से हो, मिनिमम 2 ईयर्स तक हो, और हाईली एसोसिएटेड हो स्मोकिंग के साथ, ठीक है। इसमें ब्रोंकाइल म्यूसिनस ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाती है। 9.7 अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पे भी शोन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की एक पिक्चर, ठीक है। इस तरह से हाइपरट्रोफी ऑफ द म्यूसिनस ग्लैंड हमें मिलेगी। उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ये जो है ना लीड करती है इंक्रीज थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड टू रिलेटिव टू ओवरऑल ब्रोंकाइल वाल। थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी म्यूकस ग्लैंड की एज़ कम्पेयर टू द ब्रोंकाइल वॉल की थिकनेस। तो इसको हम कहते हैं रीड इंडेक्स, जो कि ग्रेटर देन 50% जो है वो होगा इसमें, जबकि नॉर्मल जो है वो लेस देन 40 होता है रीड इंडेक्स। फिर इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो हमने कहा कि इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगी और प्रोडक्टिव कफ की वजह, प्रोडक्टिव कफ होगी। क्यों होगी प्रोडक्टिव? क्योंकि उसमें ज़्यादा म्यूकस हो रहा है प्रोड्यूस। साइनोसिस होगी, ब्लू ब्लोटर्स हम इनको कहते हैं। म्यूकस प्लग्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर जाते हैं, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन का और कोर पल्मोनल का रिस्क ज़्यादा होता है, जबकि एम्फाइसीमा में हमने कहा कि इतना नहीं होता, नॉर्मल होता है। दैट्स इट। अब हम बेसिक से न्यू टॉपिक करते हैं जो कि है एस्थमा। एस्थमा जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, हमारे एयरवेज का क्रोनिक होता है, और ये ना रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग करवाता है, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट की टाइटनेस और कफ होती है, पार्टिकुलरली रात के वक्त होती है, और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। हॉलमार्क्स क्या है एस्थमा के कि इसमें इंटरमिटेंट रिवर्सिबल एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रिवर्सिबल। क्रोनिक ब्रोंकाइल इन्फ्लामेशन मिलेगी विथ यूजिनोफिल्स, ठीक है, इसमें याद रखें यूजिनोफिल्स हमें मिलेंगे। ब्रोंकाइल जो स्मूथ मसल के सेल्स हैं ना जो ब्रोंकाइल में, वो उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी और हाइपर रिएक्टिविटी हो जाएगी, और म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। समटाइम ट्राइवियल स्टिमुलाई सफिशिएंट होता है टू ट्रिगर द अटैक इन द पेशेंट बिकॉज ऑफ द एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी। बहुत से सेल्स जो है ना वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में प्ले करते हैं अपना रोल, पार्टिकुलरली जैसे यूजिनोफिल्स हो गए, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एपिथेलियल सेल्स। ऑफ नोट एस्थमा ने जो है ना बढ़ा दिया है इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली वेस्टर्न वर्ल्ड में ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स से। एक एक्सप्लेनेशन इस ट्रबलिंग ट्रेंड की है हाइजीन हाइपोथेसिस। अब इतना ज़्यादा अस्थमा क्यों बढ़ रहा है? हाइजीन हाइपोथेसिस क्या कहती है इसके अकॉर्डिंग, जो है ना इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से एक्सपोजर ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा हाइजीन होती है, एंड पॉसिबली नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एक्सपोजर नहीं होता,
तो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं हुआ एक्सपोजर, तो इम्यून टॉलरेंस जो है वो डिफेक्ट आ गया उसमें, उससे उसको टॉलरेट ही नहीं किया, और सब्सिक्वेंट हाइपर रिएक्टिविटी हो जाएगी टू इम्यून स्टिमुलाई लेटर इन लाइफ। जब वही आएगा पैथोजन, तो फिर पहले से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई भी, इतनी हाइजीन थी, तो वो जाके आके रिएक्शन, हाइपर रिएक्शन करवा देगा, हाइपर रिएक्टिविटी। अब पैथोजेनेसिस देखिए इसकी किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो मेजर जो फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ एस्थमा, उनमें एक तो आ जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एटोपी, अक्यूट एंड क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन, एंड तीसरा है ब्रोंकाइल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है टू अ वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, अस्थमा जो है ना वो सब क्लासीफाई हुआ है एज एटोपिक, एविडेंस ऑफ एलर्जिन सेंसिटाइजेशन होगी इसमें, या फिर हम उसको कह सकते हैं दूसरा है नॉन एटोपिक में क्लासीफाई हुआ है, एटोपिक नॉन एटोपिक। दोनों जो टाइप्स हैं इनमें एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो ट्रिगर होता है बाय डाइवर्स एक्सपोजर, जैसे किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जब एक्सपोजर हो जाए, जैसे कोई वायरल या एयरबोर्न इरिटेंट, स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गए, कोल्ड एयर से, स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज, इनको वेरिंग पैटर्न ऑफ इन्फ्लामेशन भी होती है इन अस्थमा में, इन्फ्लामेशन। ठीक है, यूजिनोफिलिक जो है वो मोस्ट कॉमन है, न्यूट्रोफिलिक, मिक्स्ड इन्फ्लामेटरी एंड पॉसी ग्रेन्युलोसाइटिक, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद डिफरिंग एटियोलॉजीज, इम्यूनोपैथोलॉजीज एंड रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट। ठीक हो गया।